नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां पर आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में अंतरिक्ष और एस्ट्रोनॉट को जरूर देखा होगा और कैसे सौर मंडल में ये एस्ट्रोनॉट जाते हैं और अध्ययन भी करते हैं और उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। पर क्या सब एस्ट्रोनॉट अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? क्या सभी स्पेसक्राफ्ट मिशन कामयाब होते हैं? और अगर नहीं तो क्या होता है जब स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट के साथ कोई हादसा हो जाए? तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी एस्ट्रोनॉट की मौत अंतरिक्ष में हो जाए तो उसके शव का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? पृथ्वी पर अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन स्पेस में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसकी मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? और क्या अंतरिक्ष में अंतिम संस्कार करना संभव है? तो आपको बता दें कि ऐसे ही सवालों का जवाब एक अंतरिक्ष यात्री ने खुद दिया है। दरअसल टेरी वर्ड्स ने अंतरिक्ष से जुड़े कई खुलासे किए। उनके अनुसार किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस में मौत से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता। आपको एयरलॉक में पैक करके स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। स्पेस की ठंड के कारण वो आइस मम्मी में बदल जाता है। तो वहीं इस बात का पता तब लगा जब नासा के अपोलो मिशन के दौरान बने स्पेस सूट का टेस्ट किया गया। जानकारी तो ये भी है कि स्पेस में प्रेशर की वजह से डेड बॉडी में विस्फोट भी हो जाता है। ये बात आपको पता ही होगी कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, यानी वहाँ हर चीज हवा में तैरती रहती है। ऐसे में स्पेस में जब किसी शव को छोड़ दिया जाता है तो वो अनंत काल तक स्पेस में ही तैरता रहता है। एक्सपायर किया जाता है। इन तरीकों में शव को स्पेस में छोड़ देना और मंगल ग्रह पर दफनाना शामिल है। लेकिन मंगल की सतह को खराब होने से बचाने के लिए शव को पहले जलाना पड़ेगा। ये काम बेहद ही रिस्की होता है। हालांकि इस बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी भी सूरत में शव को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई है। डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक स्पेस में केवल 3 एस्ट्रोनॉट की ही मौत हुई। दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। गर्मी बनाए रखने के लिहाज से इसका वायुमंडल जो कि करीब करीब साधारण है, बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है। मरकरी ग्रह से जुड़े ऐसे ही तमाम रहस्यों पर से पर्दा हटाने के लिए यूरोप और जापान के साझा स्पेस मिशन के तहत लॉन्च किए गए बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट ने बुध ग्रह की पहली तस्वीरें भेजी हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि ये मानव रहित मिशन रहा, जिसको एरियन 5 रॉकेट में लगभग 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। स्पेस एजेंसी के मुताबिक बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कैमरों ने बुध ग्रह की ये पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भेजी हैं। इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बुध ग्रह की और तस्वीरें भी जारी की, जिसकी जानकारी बेपी कोलंबो के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई। एजेंसी ने इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा, हमें पता है कि हम बुध ग्रह की पहली तस्वीरें पहचानने में लेट हुए हैं, लेकिन अब आपको लगातार नई नई तस्वीरें मिलती रहेंगी। इसमें देरी नहीं होगी। इन तस्वीरों में बुध ग्रह का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्षेत्र नजर आ रहा है, जिसमें लावे से भरा हुआ एक स्थान और कई बड़े और गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन मैनेजर एल्सा मोटांगोन ने बताया है कि आखिरकार तस्वीरों में बुध ग्रह को देख पाना रोमांच से भरा हुआ था और ये बेहद ही शानदार अनुभव है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की माने तो बेपी कोलंबो स्पेस मिशन इस रहस्यमय बुध ग्रह के अंदरूनी से लेकर ऊपरी सतह और यहाँ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की गहन स्टडी करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि हमारी कोशिश इस मिशन के जरिए सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद इस बुध ग्रह के ओरिजिन और इसके एवोल्यूशन के बारे में जानना होगा। गौरतलब है कि बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट अभी 5 बार और बुध ग्रह के नजदीक से होकर गुजरेगा। इस दौरान ये शुक्र ग्रह के साथ साथ पृथ्वी के नजदीक से भी गुजरेगा। सूर्य के मजबूत खिंचाव को देखते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को सीधे सीधे बुध ग्रह पर नहीं भेजा जा सकता था। सीधे बुध ग्रह पर भेजने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट में एक बेहद ही मजबूत और बड़े ब्रेकिंग सिस्टम की जरूरत होती।
जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की जरूरत भी पड़ती है। साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट के साइज को देखते हुए ये मुमकिन भी नहीं था। यानी साफ है कि ये मिशन अभी 5 साल और चलेगा और आने वाले समय में बुध ग्रह से जुड़े कई तथ्य भी सामने आने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में K9 ऑटोमेटिक हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया, क्योंकि जैसा चाल चरित रहता है चीन के, उसको देखते हुए भारत ने पहले से ही व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया। और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चीन के दोहरे चरित्र को आखिर कौन नहीं जानता। एक तरफ चीन LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत से बातचीत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए टेंट लगा रहा। LAC के पास के कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चीन से अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार। लद्दाख में LAC पर चीन लगातार तनाव बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहा है। इस बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत अगले हफ्ते होने की संभावना। इसमें पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों से सेना हटाने पर विचार होगा जहां पर आपको बता चले दोनों देशों की सेना तैनात है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता होनी है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का समय और स्थान अगले 3-4 दिनों में तय होने की उम्मीद। वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक बचे ठिकानों से सेना को हटाने पर विचार होगा। हॉट स्प्रिंग्स और कुछ अन्य क्षेत्रों से सेना वापस बुलाने पर चर्चा होगी। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चीन से 13वें दौर की बातचीत होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसा होगा। पिछले 6 महीने से स्थिति सामान्य है। 1 साल से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही है। 12वें दौर की बातचीत पिछले महीने हुई थी और आपको बताते चले 13वें दौर की बातचीत जल्द हो सकती है। उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हो सकता है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही बातचीत हो। जैसा कि हमने मसलों पर बातचीत की है, हम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम सहमति पर पहुंच ही जाएंगे। कैसे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आखिर आगे बढ़ाया जाए, सभी बिंदुओं पर मसले को सुलझा लिया जाएगा। जब बातचीत शुरू हुई थी, आपको बताते चले, तब भी लोगों ने तमाम सवाल किए थे कि कैसे इसे हल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा ये निश्चित रूप से मानना है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ भी। हमें इसे लेकर भरोसा है कि नतीजे अच्छे ही हासिल होंगे। इस बीच LAC पर चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। LAC पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात कर दिया। K9 वज्र 155 मिमी हॉवित्जर तोप लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल होगा। पूर्वी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने चीन को चेतावनी दी। जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करेंगे। एक तरफ चीन बातचीत की पहल कर रहा है, तो दूसरी तरफ LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन की हरकतों पर नजर डाले तो उसके नापाक मंसूबे साफ पता चलते हैं। चीन की चाल बताती है कि वो पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और सैनिकों को पीछे हटाने के फिलहाल मूड में नहीं है। चीन LAC पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने, आपको बता चले, पूर्वी लद्दाख में अपने सैनिकों के ठहरने के लिए मॉड्यूलर कंटेनर पर आधारित शेल्टर का निर्माण किया। पूर्वी लद्दाख और LAC के करीब चीन आधुनिक हथियारों की तैनाती, एयरबेसों का अपग्रेडेशन कर रहा। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि LAC पर चीन की सेना की हर हलचल पर उसकी नजर है। चीन को सटीक जवाब देने के लिए हर मुमकिन तैयारी की जा रही है। इसलिए चीन भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर कोई गलतफहमी फिलहाल के लिए तो ना ही पाले। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।